अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लेक्चर सीरीज़ पेडागोजी और प्रोफेशनल एजुकेशन से रिलेटेड है। वो तमाम एस्पायरेंट्स जो कि पेडागोजी की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये लेक्चर सीरीज़ उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये है पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान में एजुकेशन के जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर सुनिए और अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पाकिस्तान में एजुकेशन के क्या पर्सपेक्टिव्स हैं इसको तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन एजुकेशन जो है ये जस्ट इंडिविजुअल ग्रोथ का ज़रिया नहीं है, बल्कि बेसिकली क्या है, ये किसी भी कंट्री की हिस्टोरिकल, रिलीजियस, कल्चरल और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो एजुकेशन इन पाकिस्तान इज़ नॉट जस्ट अ मीन्स ऑफ इंडिविजुअल ग्रोथ बट आल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ कंट्रीज हिस्टोरिकल, रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप। तो इसका मतलब है डिफरेंट पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये किसी भी एजुकेटर को, किसी भी पॉलिसी मेकर को इस काबिल बनाता है कि वो क्रिटिकली एनालाइज करे अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को, और डायरेक्शन प्रोवाइड करे ताकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सके और उसके अकॉर्डिंग जो रिफॉर्म्स किए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इसके लिए जो है एजुकेशन के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है इन ऑर्डर टू develop or to direct the current education system and implement reforms accordingly। तो ये बेसिकली था कि ये जो टॉपिक है ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन जो है इन्हें जानना क्यों ज़रूरी है। तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है पर्सपेक्टिव, दैट इज़ अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में डिफरेंट इराज आते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ प्री पार्टीशन इरा। ठीक है, प्री पार्टीशन इरा यानी कि 1947 से पहले। So before 1947, education in the India subcontinent was largely informal and religious based। यानी 1947 से पहले जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे एजुकेशन कौन सी थी, इनफॉर्मल एजुकेशन थी और रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन थी। ठीक है, इसके लिए क्या था, ट्रेडिशनल मदारिस थे जो कि इस्लामिक एजुकेशन की तालीम देते थे। ठीक है, इस्लामिक एजुकेशन का सोर्स थे जो कि कुरान, हदीस, फ़िक़ा और अरेबिक पे फोकस करते थे। उसके बाद क्या हुआ जी, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने क्या किया, इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया थ्रू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। ठीक है, ताकि क्या हो, डुअल एजुकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश हो सके। ठीक, तो इसका जो है, इसमें एक तो है कि वन ट्रैक फॉर द सिविल सर्विसेज एंड एलिट्स, यानी डुअल एजुकेशन सिस्टम, एक सिस्टम किसके लिए, सिविल सर्विसेज के लिए और एलिट्स के लिए, एलिट क्लास के लिए। और दूसरा जो है वो सिस्टम क्या है, वो इनफॉर्मल है और रिलीजियस बेस्ड। ठीक है, तो इस तरह जो है ब्रिटिश ने क्या किया, इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया थ्रू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, जो जिन्होंने क्या किया, डुअल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को एस्टेब्लिश किया। अब इसकी की रिफॉर्म्स ज़रा देखिएगा। की रिफॉर्म्स में आता है, सबसे पहले हमारे पास है वुड्स डिस्पैच। अब वुड्स डिस्पैच जो है फर्स्ट मेजर पॉलिसी है जो कि 1854 में इस्टेब्लिश की गई। फर्स्ट मेजर पॉलिसी डॉक्यूमेंट एम्फसाइजिंग एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग। यानी ये जो वुड डिस्पैच है ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक इसके जो मेन एम्फसाइज कर रहा है किस पे, इंग्लिश एजुकेशन पे और टीचर ट्रेनिंग पे। उसके बाद आता है जी हंटर कमीशन जो कि 1882 में था। ये एडवोकेट करता है मैथ एजुकेशन को एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस को। ठीक है, मैथ एजुकेशन यानी कि बड़े पैमाने पे लोगों को जो है तालीम दी जाए और डिफरेंट जो लैंग्वेज उसको एडवोकेट किया जाए। और थर्ड जो है दैट इज़ अ सैडलर कमीशन जो कि 1917 में आया और ये फोकस करता है हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी रिफॉर्म्स को। तो बेसिकली जो है ये तीन रिफॉर्म्स हैं, वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन और सैडलर कमीशन। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग पे फोकस किया वुड्स डिस्पैच ने,
दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट, दैट इज़ अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट। और हंटर कमीशन जो है इट एडवोकेट्स द मैस एजुकेशन एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस। और सैडलर कमीशन जो है इट फोकस्ड ऑन हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी रिफॉर्म्स। अब यहाँ पे आपने ये बात नोट करनी है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेजेज यानी कि मकामी जो ज़ुबानें, ठीक है, उस पर फोकस किया गया। तो ये जो तीनों पॉलिसीज़ थी ये इंट्रोड्यूस करवाई थी ब्रिटिश ने। अब ज़रा देखें कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। ठीक है, ब्रिटिश पॉलिसीज़ laid the foundation of disparities between religious and secular education which continues today। अब बेसिकली इन पॉलिसीज़ की वजह से क्या हुआ कि एक डिस्पैरिटी डेवलप हो गई रिलीजियस एजुकेशन और सेकुलर एजुकेशन के दरमियान, जो कि आज तक जारी है। इसी तरह नेक्स्ट जो है दैट इज़ अ पोस्ट पार्टीशन। ठीक है, ये क्या है जी, पोस्ट पार्टीशन। 1947 के बाद तो पाकिस्तान हैड टू बिल्ड एन एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच विद लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। यानी 1947 के बाद पाकिस्तान ने क्या किया, अपना एजुकेशन सिस्टम बिल्ड किया। ठीक है, विद लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। और यहाँ पे जो एजुकेशन है वो एक टूल थी फॉर नेशन बिल्डिंग, इस्लामाइजेशन ऑफ सोसाइटी और मॉडर्नाइजेशन। यानी कि पोस्ट पार्टीशन में किन चीज़ों पे फोकस किया गया, नेशन बिल्डिंग पे, इस्लामाइजेशन ऑफ सोसाइटी पे और मॉडर्नाइजेशन पे। तो सेवरल पॉलिसीज वर ड्राफ्टेड येट इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्ड वीक। यानी कुछ ऐसी पॉलिसी थी, ठीक है, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो सकी, अभी तक जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी जो है वो मसाइल हैं। उसके बाद कॉमन गोल्स इन पॉलिसीज इंक्लूडेड लिटरेसी प्रमोशन, करिकुलम रिफॉर्म, टीचर ट्रेनिंग एंड इक्वालिटी। यानी कॉमन गोल्स जो थे वो क्या थे कि एक तो लिटरेसी प्रमोशन, लिटरेसी रेट को इंक्रीज़ किया जाए, लोगों को तालीम दी जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो तालीम याफ्ता हों। इसके बाद करिकुलम रिफॉर्म पे काम किया गया, टीचर ट्रेनिंग पे और इक्वालिटी पे। तो ये चंद चीज़ें हैं जो कि पोस्ट पार्टीशन में आती हैं। और मेजर टूल कौन से हैं? ठीक है, एजुकेशन वाज सीन एज अ टूल ऑफ नेशन बिल्डिंग, इस्लामाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो ये जो है ये बेसिकली क्या है, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, यानी कि प्री एंड पोस्ट पार्टीशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है जी आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो इसमें ज़रा देखिए कि पाकिस्तान वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। एजुकेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू अलाइन विद इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़। अब क्योंकि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो इस्लाम पे बेस्ड है, तो इसलिए एजुकेशन जो है, ठीक है, वो अलाइन होनी चाहिए थी किस पे, इस्लामिक प्रिंसिपल और वैल्यूज़ पे। ठीक है, तो ये किस पे एम्फसाइज करता है, आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इट एम्फसिस ऑन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, moral education, unity of the ummah एंड प्रमोशन ऑफ इस्लामिक आइडेंटिटी। ठीक, तो आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है वो इन चीज़ों पे एम्फेसिस करता है, एक तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे, मॉरल एजुकेशन पे, यूनिटी ऑफ द उम्मा पे और प्रमोशन ऑफ इस्लामिक आइडेंटिटी पे। और इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि पाकिस्तान की जो बेसिस है, पाकिस्तान बनने की जो बुनियाद है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी है। अब इसके की फ़ीचर्स क्या थे? ठीक है, की फ़ीचर में सबसे पहले कि इस्लामिक स्टडीज़ एंड पाकिस्तान स्टडीज़ जो है इसको कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया। इसके अलावा करिकुलम इंक्लूड्स द टीचिंग ऑफ कुरान, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड इस्लामिक हिस्ट्री। यानी करिकुलम में ये चीज़ें शामिल की गई, कुरान की टीचिंग, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड इस्लामिक हिस्ट्री। तो ये भी जो है ये मेजर फिलोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। और जो नेक्स्ट है वो है रिलीजियस टॉलरेंस एंड इंटरफेथ हार्मनी आर आइडियल गोल्स थ्रू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज़ डिबेटेड। यानी कि इसमें जो रिलीजियस टॉलरेंस और इंटरफेथ हार्मनी जो है ये मेजर गोल्स थे आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बेस पे जो एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना था। ठीक है, अब इसमें क्या है जी, इसमें क्रिटिसिज्म क्या होता है जी, ओवर एम्फेसिस ऑन आइडियोलॉजी कैन समटाइम्स लिमिट क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्लूरलिज्म इन द करिकुलम। अब सम टाइम जो है, जब आपकी बुनियाद जो है, जब आपका जो है आइडियोलॉजी, ठीक है, रिलीजन बेस्ड होती है, तो तब क्या है, तब आप ओवर एम्फेसिस नहीं कर सकते क्रिटिकल थिंकिंग पे। ठीक है, तो ये इसका एक क्या है कि
क्रिटिसिज्म किया जाता है कि अगर एजुकेशन सिस्टम जो है उसकी बेस्ड जो है वो रिलीजन है या स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं, तो फिर जो है सम टाइम्स ये लिमिट करता है क्रिटिकल थिंकिंग को। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है इसमें इजाफी। उसके बाद है जी नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, अब इसमें क्या है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है रूल ऑफ एजुकेशन इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एजुकेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इकोनॉमी थ्रू skilled workforce development, increased employment, higher income levels and reduced poverty and inequality। यानी कि अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, तो फिर जो एजुकेशन है वो लिंक्ड होती है इकोनॉमी से। ठीक है, और इसको जो है इसमें क्या डेवलपमेंट ज़रूरी होती हैं, स्किल्ड वर्क फोर्स डेवलपमेंट ज़रूरी होती है, इसमें एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करना ज़रूरी हो जाता है, हायर इनकम लेवल्स, और इसमें मेन जो पॉइंट होता है वो पॉवर्टी को रिड्यूस करना और इन इक्वालिटी जो है उसको रिड्यूस करना। तो इस इन इन जो है पॉइंट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप एजुकेशन को डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं विद इकोनॉमी। इसका मतलब है कि अगर आप अपने स्किल्ड वर्क फोर्स को इंक्रीज़ करते हैं तो तब आपकी इकोनॉमी इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो आप इंक्रीज़ करते हैं तो तब आपकी इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। इसी तरह हायर इनकम लेवल्स जनरेट करें, ठीक है, पॉवर्टी रिड्यूस होगी, इनइक्वालिटी जो है वो रिड्यूस होगी। तो यहाँ ज़रा देखिएगा कि जो इन इक्विटी होती है एजुकेशन सिस्टम की, ठीक है, उसमें जो स्टार्क डिफरेंसेस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं किसके दरमियान। ठीक है, यानी कि मेजर जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, वो होता है अर्बन एंड रूरल एजुकेशन, पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूलिंग, मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट्स। यानी कि इस तरह जो है एजुकेशन में इन इक्विटी आती है कि अगर अर्बन और रूरल एजुकेशन में डिफरेंस हो, पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूलिंग में डिफरेंस हो, मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट में डिफरेंस हो, तो फिर क्या होगा, इन इक्विटी क्रिएट होगी। तो लो पब्लिक स्पेंडिंग रिजल्ट्स क्या करते हैं, ठीक है, इट रिजल्ट्स इन द लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, अनट्रेन्ड टीचर्स एंड पुअर क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स। यानी अगर आप क्या करते हैं, पब्लिक स्पेंडिंग उसको क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एजुकेशन का बजट जो है वो कम कर देंगे तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो लैक करेंगी, टीचर्स जो हैं वो अनट्रेन्ड रहेंगे, ठीक है, टेक्स्ट बुक जो हैं वो पुअर क्वालिटी की जो है वो आएंगी। तो इसका मतलब है एजुकेशन सिस्टम को अगर इम्प्रूव करना है तो इसमें एक पर्सपेक्टिव जो है वो इकोनॉमी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें प्रॉपर जो रिक्वायर्ड है बजट वो एजुकेशन सिस्टम पे लगना चाहिए। अब यहाँ ज़रा देखिएगा करंट सिनेरियो। करंट सिनेरियो क्या कहता है, ये कहता है कि पाकिस्तान स्पेंड लेस देन 2.5% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन, फार बिलो यूनेस्को रिकमेंडेशन। यूनेस्को क्या कहता है, ये कहते हैं कि 4 to 6% होनी चाहिए जीडीपी। ठीक है, 4 to 6% ऑफ जीडीपी किस पे स्पेंड होना चाहिए, एजुकेशन पे। लेकिन पाकिस्तान में कितना होता है, पाकिस्तान में लेस है 2.5, लेस देन 2.5%, जो कि बहुत ही कम है। तो इससे क्या है, सोशियो इकोनॉमिक बैरियर प्रिवेंट लो इनकम फैमिलीज फ्रॉम सेंडिंग चिल्ड्रन टू स्कूल, स्पेशली गर्ल्स। तो अगर सोशियो इकोनॉमिक बैरियर ये क्या करता है, लो इनकम फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों को फिर स्कूल नहीं भेजते, ठीक है, ख़ास तौर पे गर्ल्स को। तो इसका मतलब है एजुकेशन सिस्टम जो है वो डायरेक्टली सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से लिंक्ड रहता है। और नेक्स्ट जो है वो हमारा है जी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, अब इसमें ज़रा देखिएगा, एजुकेशन इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल रिजीम। आपको पता है कि जैसे ही एक गवर्नमेंट आती है वो पॉलिसीज़ बनाती है, जब दूसरी गवर्नमेंट आती है तो वो उन पॉलिसीज़ को चेंज कर देती है। ठीक है, यानी एजुकेशन जो है वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड होती है बाय पॉलिटिकल रिजीम। न्यू गवर्नमेंट्स जब भी आती हैं वो क्या करती हैं, इंट्रोड्यूस न्यू पॉलिसीज़ विदाउट इवेलुएटिंग प्रीवियस वन। यानी पहले जितना भी बजट लग चुका है किसी ख़ास पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में, कुछ ख़ास टारगेट्स को अचीव करने में, तो उनको क्या किया जाता है, उन्हें कता नज़र, ठीक है, उनको इवेलुएट नहीं किया जाता प्रीवियस को, और नई पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी जाती हैं। इसी तरह यूज़ करिकुलम फॉर आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल प्रोपागेंडा। सम टाइम क्या होता है कि जो पॉलिटिकल रिजीम चेंज होती है वो करिकुलम भी ऐसा ले आते हैं जो कि उनकी पॉलिटिकल प्रोपागेंडा बेस्ड होती है।
और आइडियोलॉजिकल बेस्ड होती है। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन एजुकेशन पॉलिसीज ड्यू टू फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल ट्रांजिशंस। ठीक है, तो इसका मतलब है एजुकेशन सिस्टम की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, पॉलिटिकल ट्रांजिशन जो है वो फ्रीक्वेंट ना हो। अब यहाँ ज़रा देखिएगा 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, ठीक है, ये 2010 में हुई। अब इसमें क्या हुआ कि एजुकेशन जो है इट बिकेम अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। इसके साथ साथ जो प्रोविंसेस हैं दे गेन ऑटोनॉमी टू ड्राफ्ट देयर ऑन करिकुलम एंड पॉलिसीज। यानी जो प्रोविंस हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, दे हैव ऑटोनॉमी टू डेवलप देयर ऑन करिकुलम एंड पॉलिसीज। इसी तरह लेड टू बोथ इनोवेशन एंड लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस द कंट्री। यानी 18वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया कि जो एजुकेशन है उसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया। यानी हर प्रोविंस जो है वो अपना करिकुलम डेवलप कर सकता है और पॉलिसीज़ बना सकता है। तो इस तरह क्या होता है, जब इस तरह की जो है चेंजेस आती हैं जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन लैक होते हैं, ठीक है, जिसमें इनोवेशन नहीं होती, तो अक्रॉस द बाउंड्री जो है फिर बहुत से इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो इससे रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं वो क्या थे कि पोलिटिसाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक एंड सिलेबस। हर प्रोविंस ने क्या किया, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने तौर पे उसे क्या किया, पोलिटिसाइज किया। पुअर गवर्नेंस एंड करप्शन इन एजुकेशन डिपार्टमेंट्स और इन एडुकेट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म डेवलप हुए। यानी गवर्नेंस भी पूरी, करप्शन भी हुई एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और जो बुक्स थी, टेक्स्ट बुक या सिलेबस, वो उसको पोलिटिसाइज कर दिया गया और इन एडिक्वेट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म जो है वो बनाया गया। तो ये कुछ पर्सपेक्टिव थे जो कि पॉलिटिकल बेस्ड थे, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी कल्चरल पर्सपेक्टिव। अब कल्चरल पर्सपेक्टिव में क्या होता है, पाकिस्तान क्योंकि एक डाइवर्स कंट्री है विद मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है, ट्रेडिशंस, एथिक्स, तो यानी कि यहाँ पे बहुत से डिफरेंट कल्चर्स मौजूद हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, ठीक है। तो एजुकेशन शुड रिफ्लेक्ट एंड प्रिजर्व देयर कल्चरल रिचनेस। तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए, करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो क्या करे, जो कल्चरल रिचनेस को रिफ्लेक्ट करता हो। तो जो कल्चरल पर्सपेक्टिव है इसमें क्या इश्यूज हैं, ठीक है, की इश्यूज। नंबर 1, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन डिबेट, ठीक है, उर्दू वर्सेस इंग्लिश वर्सेस रिलीजनल लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फिर क्या होगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, ठीक है भाई, हमेशा इशू रहा है, ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं वो होना चाहिए। इसी तरह करिकुलम ऑफन मार्जिनलाइजेस माइनॉरिटी कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस। अब करिकुलम जो है वो अक्सर क्या करता है, जो माइनॉरिटी कल्चर्स हैं या माइनॉरिटी लैंग्वेजेस हैं उसको मार्जिनलाइज कर देता है, ठीक है। उसको इंक्लूसिव कल्चर एंड एजुकेशन लीड्स टू आइडेंटिटी कन्फ्यूजन एंड कल्चरल इरोजन। अब जब क्या होगा कि जो इंक्लूसिव कल्चरल एजुकेशन अगर नहीं है तो इसका नतीजा क्या होता है, इसका नतीजा होता है कन्फ्यूजन और कल्चरल इरोजन, ठीक है। यानी डिफरेंट जो कल्चर्स हैं उनमें रब्त नहीं होगा, अगर डिफरेंट कल्चर्स को नहीं सीखा जाएगा तो उनमें फिर कन्फ्यूजन रहेगी, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा, और ये जो है कल्चरल इरोजन का सबब बनेगा, ठीक है। तो उसका मतलब है इंक्लूसिव कल्चरल एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है कि जिसमें सब जो है वो क्या करें, डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी करें। अब इसमें आइडियल अप्रोच क्या है, इसमें आइडियल अप्रोच ये है कि प्रमोट मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। किसी एक मीडियम की बजाय क्या हो, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन जो है उसको प्रमोट किया जाए। इसके अलावा इंक्लूड फोक ट्रेडिशंस, रीजनल हिस्ट्रीज एंड लोकल हीरोज इन द टेक्स्ट बुक। तो इंक्लूसिव कल्चरल जो एजुकेशन है उसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, फोक ट्रेडिशंस को इंक्लूड करके, रीजनल जो हिस्ट्रीज हैं, जो हिस्ट्रीज उसको जो है इंक्लूड करके, और लोकल हीरोज़ को टेक्स्ट बुक में उनकी स्टोरीज को कोट करके क्या किया जा सकता है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की बेस पे इंक्लूसिव कल्चर एजुकेशन को प्रमोट किया जा सकता है। इसी तरह जो है सेलिब्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी इन स्कूल्स टू फॉस्टर नेचुरल हार्मनी, ठीक है। यानी कल्चरल पर्सपेक्टिव में ज़रूरी है कि हम एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाएं जिसमें क्या हो, कल्चर हार्मनी मौजूद हो, ठीक है।
तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि डिफरेंट जो कल्चर्स हैं, सेलिब्रेट कल्चर डाइवर्सिटी। तो कल्चर डाइवर्सिटी को स्कूल्स में सेलिब्रेट किया जाए ताकि नेशनल हार्मनी जो है वो डेवलप हो। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है रिलीजियस पर्सपेक्टिव। अब रिलीजियस पर्सपेक्टिव जो है, ठीक है, रिलीजियस एजुकेशन इज़ डीपली रूटेड इन पाकिस्तान एजुकेशनल फ्रेमवर्क। और ये जो है इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, ये दो फॉर्म में जो है मौजूद है। एक तो है जी मेन स्ट्रीम स्कूल्स विद इस्लामिक स्टडीज़ करिकुलम, ठीक है, मेन स्ट्रीम स्कूल जो है वहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ करिकुलम है। और जो दूसरे हैं मदारिस, ठीक है, मदारिस जो है ये रिलीजियस एजुकेशन ऑफर करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट्स। तो ये रिलीजियस पर्सपेक्टिव तो हमारे यहाँ मौजूद है। इसी तरह मदारिस कंट्रीब्यूशन, अब मदारिस कंट्रीब्यूशन क्या है जी, प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, बोर्डिंग एंड मेडल्स एंड मील्स। जितने भी मदारिस हैं वहाँ पे एजुकेशन फ्री होती है, ठीक है, वहाँ पे जो है बोर्डिंग सिस्टम होता है, स्टूडेंट्स वहीं रहते हैं और उन्हें फ्री मील प्रोवाइड किया जाता है। और ये क्या करते हैं, कुरान मेमोराइजेशन पे फोकस करते हैं, अरेबिक ग्रामर पे और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, इस पे फोकस करते हैं। यानी मदारिस की कंट्रीब्यूशन क्या है, मदारिस की कंट्रीब्यूशन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ये इसमें हिफ्ज़ करवाया जाता है और इसके अलावा हदीस की तालीम दी जाती है, फ़िक़्ह की तालीम दी जाती है, दर्स से निज़ामी से रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज करवाए जाते हैं। अब कंसर्न्स क्या हैं, इस मेन कंसर्न ये है कि जो मॉडर्न नॉलेज है या मॉडर्न एजुकेशन है मदारिस वो डिलीवर नहीं कर रहे, ठीक है, ये एक कंसर्न है। इसके अलावा जो है लैक ऑफ इंटीग्रेशन विद मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी मैथ्स और साइंस जो है वो मदारिस में प्रॉपर तौर पर जो है स्टूडेंट्स को डिलीवर नहीं किया जा रहा, तो ये एक मेन कंसर्न है। लेकिन कुछ मदारिस ऐसे हैं जो कि वेल डिवेल्प हैं जहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन भी दी जा रही है। अब नेक्स्ट है जी रिफॉर्म्स प्रपोज्ड। अब इसमें कौन सी रिफॉर्म जो हैं प्रपोज की गई हैं, तो इसमें ज़रा देखिएगा, मदारिस जितने भी हैं, मदरसा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स इन मदारिस। अब इसमें जो रिफॉर्म्स प्रपोज की गई हैं या रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं मदारिस एजुकेशन में, वो ये है कि वहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। इसके अलावा टीचर ट्रेनिंग इन पैडागोजी एंड नेशनल करिकुलम, जो नेशनल करिकुलम है और पैडागोजी से रिलेटेड टीचर ट्रेनिंग करवाई जाए। तो ये कुछ प्रपोज रिफॉर्म्स हैं जो कि ख़ास तौर पर रिलीजियस पर्सपेक्टिव में आते हैं। नेक्स्ट है वो है जी ग्लोबल एंड टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ग्लोबल एंड टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है, ठीक है, इसमें है जी पॉइंट के ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज द डिमांड फॉर। अब ग्लोबलाइजेशन जो है इसमें किस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, एक है जी डिजिटल लिटरेसी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो डिजिटल नॉलेज रखते हों। इसका मतलब जो है कि यानी उन्हें डिजिटल स्किल्स आनी चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें प्रोफिशेंट हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन जो है उसको मीट किया जाए। तो इनकी डिमांड्स इंक्रीज़ हो रही है जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रही है। अब वर्ल्ड जो है क्योंकि ये ग्लोबल विलेज बन चुका है तो यहाँ पे इंटरेक्शन भी बढ़ चुका है। तो उस इंटरेक्शन को बेहतर करने के लिए किन चीज़ों की डिमांड है, डिजिटल लिटरेसी की, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन की। तो इस हवाले से जो टेक्नोलॉजी एजुकेशन में ज़रूरी है वो क्या है जी कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, जैसे कि कोविड के दौरान जो है ज़्यादातर एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी। इसी तरह स्मार्ट क्लासरूम्स एंड डिजिटल कंटेंट, ठीक है, स्मार्ट क्लासरूम हो और डिजिटल कंटेंट हो। इस तरह एआई और एलएमएस के यूज़ और ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें एजुकेशन में क्या मौजूद होता है, इस लिहाज से टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व है एजुकेशन में। इसी तरह अगर हम बात करें ग्लोबल कमिटमेंट, तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इज़ अ सिग्नेटरी टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। यानी पाकिस्तान ने क्या किया हुआ है, इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे साइन किए हुए हैं ताकि ये इंश्योर करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन
जो है ये प्रोवाइड करेंगे। और इस तरह इसके अलावा जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है अपॉर्चुनिटीज़ वो भी क्या की जाएंगी, प्रमोट की जाएंगी। तो ये चंद ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं जो कि इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे चैलेंजेस कौन कौन से, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव के लिहाज से। तो इसमें जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज़, हमारे जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे प्रॉपर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, ठीक है। डिजिटल डिवाइड, यानी अर्बन वर्सेस रूरल जो है, मेल वर्सेस फीमेल, तो इसमें क्या है, डिजिटल डिवाइड भी मौजूद है। नीड ऑफ ट्रेनिंग टीचर्स इन ई लर्निंग, ई लर्निंग में जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग जो है ज़रूरी है। तो ये चंद चैलेंजेस हैं जो कि हमारे डिजिटल और ग्लोबल पर्सपेक्टिव के लिहाज से हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो पर्सपेक्टिव है दैट इज़ अ लीगल एंड पॉलिसी पर्सपेक्टिव। अब लीगल एंड जो पॉलिसी पर्सपेक्टिव हैं इसमें हमारे पास डिफरेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। इसमें सबसे पहले आर्टिकल है 25A। अब आर्टिकल 25A क्या कहता है, ये कहता है कि राइट टू फॉर चिल्ड्रन एज्ड 5 to 16 ईयर, यानी 5 से लेकर 16 साल तक के जो चिल्ड्रन हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना उनका राइट है। इसके अलावा आर्टिकल 37B क्या कहता है, ये कहता है स्टेट मस्ट रिमूव इलिटरेसी एंड प्रोवाइड फ्री सेकेंडरी एजुकेशन। स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, इलिटरेसी को रिमूव करे और फ्री सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं जो कि डिफरेंट ईयर वाइज हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा आपने नोट करना है। 1959 फोकस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 1972 नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, 1979 इस्लामाइजेशन एंड मदरसा रिफॉर्म्स, 1998 लिटरेसी प्रमोशन एंड फीमेल एजुकेशन। इस तरह 2009 एम्फसिस ऑन करिकुलम टीचर ट्रेनिंग एंड गवर्नेंस, और 2021 एंड 23 एजुकेशन अ सिंगल नेशनल करिकुलम इंट्रोड्यूस्ड टू यूनिफाई पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम्स। तो ये ईयर वाइज हमारी डिफरेंट एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं जो कि जिन्हें कहा जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़। अब इसके साथ साथ जो है 2025 यानी 2025 का विजन क्या है, एम्स टू मेक पाकिस्तान अ नॉलेज बेस्ड इकॉनमी, ठीक है। यानी पाकिस्तान को क्या किया जाए, एक नॉलेज बेस्ड इकॉनमी बनाया जाए। इस टारगेट्स यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन एंड स्किल बेस्ड लर्निंग, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन उस पर टारगेट है और स्किल बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करना इज़ द विजन ऑफ 2025। तो ये जो है मेजर विजन्स हैं इस ईयर के। उसके बाद नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है दैट इज़ अ जेंडर पर्सपेक्टिव। अब जेंडर पर्सपेक्टिव में क्या आता है, इसमें ज़रा देखें, इसमें जी जेंडर डिस्पैरिटी रिमेन्स अ क्रिटिकल इशू इन पाकिस्तान एजुकेशन सेक्टर, यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है ये तो हमारे यहाँ मेजर इशू रहा है। फीमेल लिटरेसी रेट जो है मच लोअर है एज़ कम्पेयर टू मेल लिटरेसी रेट, अप्रॉक्सीमेटली 55% वर्सेस 70%। यानी जहाँ पर मेल का लिटरेसी रेट 70% है वहाँ पे फीमेल का लिटरेसी रेट जो है वो 55% है। और रूरल एरियाज़ जो हैं कल्चरल रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंड लैक ऑफ फीमेल टीचर्स हिंडर गर्ल्स एजुकेशन। जो हमारे देहाती इलाके हैं वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है लेकिन वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं जो कि कल्चरल बेस्ड भी हैं, और वहाँ पे लैक ऑफ फीमेल टीचर्स की वजह से भी बहुत सी गर्ल्स जो हैं वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती। अब इसमें जो है कौन सी एफ़र्ट्स की गई हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, तो इसमें सबसे पहले आता है कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र्स फॉर गर्ल इनरोलमेंट, यानी गर्ल्स इनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा वुमेंस के लिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस एस्टेब्लिश किए जाएँ, जेंडर से जो सेंसिटिव करिकुलम है उसको डेवलप किया जाए, और अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चलाई जाए फॉर गर्ल्स एजुकेशन। तो ये चंद जो है एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं फॉर इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव। पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव जो है इसमें ज़रा देखिएगा, इसमें जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स इन पाकिस्तान रिलाई ऑन लेक्चर बेस्ड रॉट लर्निंग अप्रोचेस, ठीक है। हमारे यहाँ जो है वो लेक्चर बेस्ड लर्निंग होती है और रॉट लर्निंग होती है। तो मॉडर्न जो पेडागोजिकल ट्रेंड्स हैं वो क्या कहते हैं, वो एडवोकेट करते हैं फॉर स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग।
इंक्वायरी बेस्ड मेथड्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। तो ये मॉडर्न पेडागोजिकल ट्रेंड्स हैं कि जिसमें टीचर सेंटर्ड की बजाय क्या हो, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग हो, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच को यूटिलाइज किया जाए। इसके अलावा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो जिसमें जिसमें क्या होता है कि आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से इन्वॉल्व होते हैं, और कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग हो जिससे म्यूचुअल कोऑपरेशन जो है वो इम्प्रूव किया जाए। इसी तरह टीचर ट्रेनिंग नीड्स, ट्रेनिंग जो है वो किस पे होनी चाहिए, ब्लूम टेक्सोनोमी, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी और यूज ऑफ आईटी इन टीचिंग। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यानी कि टीचर ट्रेनिंग जो है वो किन बेसिस पे होनी चाहिए, ब्लूम टेक्सोनोमी बेस्ड हो, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी पे बेस्ड हो, और जिसमें जो आईटी है आईटी के यूज़ पे ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। तो कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीडी, सीपीडी क्या होता है जी, कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें रेगुलर इंटरवल्स के बाद टीचर्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है इन सर्विस टीचर्स की। अब यहाँ पे ज़रा देखें कि इसमें जो असेसमेंट रिफॉर्म्स हैं वो भी रिक्वायर्ड हैं। शिफ्ट फ्रॉम रॉट मेमोराइजेशन एग्जाम टू फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड कंपिटेंसी बेस्ड इवेलुएशन। यानी रॉट मेमोराइजेशन बेस्ड की बजाय जो असेसमेंट है, असेसमेंट किस तरह होनी चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट होनी चाहिए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए और कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवेलुएशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमारा बेसिकली आज का टॉपिक था, इसमें हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन को डिस्कस किया है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, ठीक है। तो लास्ट पे देखिए कि एजुकेशन इन पाकिस्तान इज शेप्ड बाय डाइवर्स हिस्टोरिकल, आइडियोलॉजिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस। Despite numerous policies and initiatives, challenges such as inequality, poor governance, underfunding, and politicization persist. A balanced, inclusive, and future-based, future-focused education system is essential for national progress and social transformation. अब पाकिस्तान में जो एजुकेशन है ये इसके डिफरेंस पर्सपेक्टिव हैं, डाइवर्स हिस्टोरिकल, आइडियोलॉजिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो इसमें बहुत सी पॉलिसीज़ बनाने और बहुत से इनिशिएटिव लेने के बावजूद बहुत से चैलेंजेस हैं। इनइक्वालिटी का चैलेंज है, पुअर गवर्नेंस का चैलेंज है, अंडर फंडिंग का चैलेंज है, पोलिटिसाइजेशन का है, ठीक है। तो इन सब के होते हुए एक बैलेंस्ड, इंक्लूसिव और फ्यूचर फोकस्ड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, ताकि क्या हो, ताकि हमारी जो नेशनल प्रोग्रेस है वो हो सके और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। तो ये हमारा टॉपिक जो था ये था पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। उम्मीद है कि इस टॉपिक की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर